स्वागत है आप सभी का। नंबर सिस्टम हमारा रनिंग में था और 69 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए, इसके बाद में एक दो पॉइंट रह गए, स्थानीय मान, जातीय मान, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ आज। और यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके सेंड कर सकता है, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो 70 क्वेश्चन है। 15 से बड़ी 3 सम संख्याओं का योग 58 है, उनमें से एक अवश्य होगी। 15 से बड़ी 3 है, ठीक है, उनका योग कितना है? 58 है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 70 15 से बड़ी है, तो 15 से बड़ी एक 16 मान लेते हैं हम, ठीक है। 15 से बड़ी 3 भिन्न सम संख्या। अब दो संख्या जो है वो कोई सी भी हो सकती हैं। एक 16 मान के, 16, 18, 20, 22 इस हिसाब से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर एक 16 मान के चलते हैं तो दूसरी जो होगी, अगर अगली मानता हूँ 18 और 20, इनकी ही पॉसिबिलिटी है। और तीनों का योग कितना है? 58। तीनों का योग कितना है? 58। तो यहाँ अगर मैं टोटल करता हूँ 6 और 8 14, हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5, कितना हो जाता है? 54। कितना हो जाता है? 54, ठीक है। तो 16, 18, 20 और अगली अगर मैं लेता हूँ 18, 20, 22, तो इनका जो टोटल होगा, तो ध्यान देना इधर 2 2 2 बढ़ा दिया मैंने, तो ये टोटल हो जाएगा इनका 60। और जबकि हमें टोटल रखना कितना है? 58, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से तो संख्या हो नहीं सकती, ठीक है। क्यों? अगर सबसे छोटी संख्या इसमें से तुम लेके चलते हो 18 मानिए आपने, तो अगली संख्या 20 और 22 होंगी। और वो कह रहा है 15 से बड़ी, तो 15 से बड़ी में एक हमने 16 मान ली, तो दूसरी तुम 18 20 या 18 20 है ना, तो 16 18 22 मान सकते हो। तो इनका टोटल कितना आएगा? 8 और 6 14, 14 और 4 14 और 2 16, हासिल 1, तो ये 2 और 2 4 और 1 5, 56। अभी भी छोटा है, ठीक है, ठीक है। और अगर इसके बाद में तुम 16 18 22 मान रहे हो, 16 को अगर तुमने छोड़ दिया, तो ये जो टोटल है ना वो 58 से ऊपर पहुंच रहा है। और जबकि टोटल जो है वो 58 से हमें क्या रखना है? नीचे रखना है। तो नीचे के लिए हमें सब संख्या जो माननी पड़ेगी वो कौन सी माननी पड़ेगी? 16 माननी पड़ेगी कि एक अवश्य संख्या जो होगी वो 16 तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। और 16 से ऊपर जैसे ही जाते हो तो टोटल जो है वो 58 से ऊपर जा रहा है, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगली बात 70 हो गया। 70 में आप आंसर 16 ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71, एज ग्रेटर देन बी और ए प्लस बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 6 है। तो स्टूडेंट इसको डायरेक्टली भी सोच सकता है कि 3 और 2 5 होगा और 3 दूनी 6 होगा। और ए जो 3 है वो ग्रेटर देन बी है, बी मतलब 2 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी संख्या तुम मान सकते हो 3 और 2। और पूरा सॉल्व करना चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। तो सीधा सीधा यहाँ सोच सकते हो ए प्लस बी जो है वो 5 है, तो ये 2 और 3 में टूट जाएगी। ए को बड़ा मानना है क्योंकि ए जो है ना वो बड़ा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 में वो कह के चल रहा है, तो मैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सीरीज इस तरीके से है, प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। यहाँ माइनस लगा लेना, माइनस आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 2 सीरीज दिख रही है हमें, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली को अलग ले लो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया विषम संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि होता है n इंटू में 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस, यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये अंदर रह जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 5 का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से n की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 5 है। 1 से लेकर 9 तक विषम संख्या स्टेप्स हो गए 5। तो ये बना 5 गुणा में 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9 बटे में 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और ये बन गया तुम्हारा 1 से लेकर 5 तक का वर्ग। चाहे तो डायरेक्टली यूज कर लो, चाहे फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू में 2n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन में 6। n प्लस 1 पहले आ जाता है, n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्टली पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो निकल के आएगा हमारा, n की वैल्यू 5 है तो 4 गुणा में 5, 5 दूनी 10 और 1 11 इंटू में 11 और 1 12 बटे में 6, 6 दूनी 12, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 गुणा में 11 440। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन लिख दूँ इसकी जगह तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, चलिए आगे 3 से ये कट गया 3 बार, 11 पंजे 55, 55 गुणा में 3 165 माइनस 440। नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 या 33, 33 गुणा में 15 165 ही हुआ। 15 में से 5 का ये माइनस बचेगा, 10 में से 5 5, इधर रहेगा 3, 13 में से 6 7, और इधर मिस्टेक हो गई कि इसमें कुछ -55। एक बार दोबारा देख लो, इसमें कोई एरर आ गया। 1 का स्क्वायर ठीक है, यहाँ तक ये सही है। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ठीक है, ये भी सही है। तो n इंटू में 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन में 3, ये भी सही है। n की वैल्यू 5 है, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 माइनस 1 9 ठीक है, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n की वैल्यू 5 है। 5 गुणा में ये 4 यहाँ पे आ गया, 5 गुणा में 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 5 और 1 6 आएगा यहाँ पे, ये 6 आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई इसमें। तो ये जस्ट आधा हो जाएगा, 2 खत्म होगा यहाँ से, 6 से 6 कट जाएगा, 4 पंजे 20, 20 गुणा में 11 220 आएगा ये। ठीक है, 220। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ये आएगा 220, और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 5, इधर रह गया 1, 11 में से 6 5 माइनस के 55। थोड़ी सी मिस्टेक थी, खेद है उसके लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। 72 का कौन सा हो गया, माइनस का 55। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 41 से पूर्णतया विभाजित होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 41 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए हमें ये आना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की कौन सी होती है, कितने अंकों की बड़ी वाली संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक संख्या जो प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं, और सबसे जो छोटी संख्या बन के आई वो कौन सी बन के आई, 1। 1 अंक की संख्या 9 तक चलती है। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती हैं, 99 तक चलती हैं। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती हैं, 999 तक चलती हैं। 4 अंकों की संख्या 1000 से चलती हैं, 9999 तक चलती हैं। ठीक है, 5 अंकों की संख्या 10,000 होती है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 1 2 3 4 5, इस तरीके से सीरीज बन के आती है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे ये पहचानना है कि अगर वो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो ये पैटर्न रहेगा, और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये पैटर्न रहेगा। अब वो पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जो होगी 5 अंकों वाली वो कौन सी होगी, 10,000। अब कंडीशन बनती है कि वो 41 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, 41 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ अपना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो संख्या हुई सबसे पहले 10,000, अब ये 41 से विभाजित होनी चाहिए, तो 41 से इसमें संख्या में तुम क्या करोगे, भाग दोगे। ठीक है, तो 41 दूनी 82 हो जाती है, कितना बच गया 18, अगली संख्या 0, तो 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 माइनस किया, कितना बच गया 16। ठीक है, अगली संख्या 0। 41 से भाग दोगे 160 में, तो 41 से ये जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, चलिए अब ये बच गया 10 में से 3 7, इधर रह गया कितना 5, 5 में से 2 3 37।
अब बात आती है कि यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। लास्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट में दो कंडीशन बनती हैं, या तो प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है। अब वो 10,000 क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब उसमें कम से कम 5 अंक तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर तुमने इस संख्या में से एक भी माइनस कर दिया तो वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ माइनस करना पॉसिबल नहीं है, हमें करना क्या है, प्लस। अब प्लस किस तरीके से करना है वो चीज़ समझना। 41 से विभाजित होनी चाहिए और बच रहा है अपने पास में 37। पूर्णतया विभाजित कब होती, जब ये 37 कितना होता, 41। मतलब कितना कम पड़ रहा है, 4 कम पड़ रहा है, तो ये कितना ज़्यादा होना चाहिए था, 4 ज़्यादा होना चाहिए था, 41 बचता पूर्णतया विभाजित हो जाता। तो इसके लिए हमने क्या किया, या तो इस तरीके से सोच लो जो अभी बताया मैंने, ठीक है, 4 कम पड़ रहा है, या फिर जब भी हमें प्लस करना होता है तो इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर देते हैं हम। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आया वो कितना आया, 4 आया, और 4 को जब संख्या में ऐड करोगे तो संख्या हो जाएगी 10,004, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला, बी वाला, 10,004, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए अगली बात आती है क्वेश्चन नंबर, ये हुआ हमारा 73 तक, 74, क्वेश्चन नंबर 74। में क्या कह रहा है वो, यदि p बराबर 101 है तो क्यूब रूट p इंटू में p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। p बराबर कितना है, 101 है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये जो 1 है ये बाहर है, इस तरीके से अंडर रूट यहाँ तक है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, p बराबर दिया हुआ है 101 है, और अब तुमसे पूछ रहा है क्यूब रूट p इंटू में p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट जो है ठीक है, लास्ट में है -1, ये बाहर है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, p का मल्टीप्लाई अगर अंदर हम करते हैं तो ये बन के आएगा क्यूब रूट p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है। p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p, इसका पूरे का क्यूब रूट नहीं निकलता एक्चुअल में, तो इसको क्या किया, यहाँ से तोड़ो क्वेश्चन को, ये हो जाएगा p माइनस 1 बराबर 100, और इसका जब दोनों साइड्स में क्यूब करोगे तो ये बन के आएगा p माइनस 1 का क्यूब बराबर 100 का क्यूब, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। इसमें करेक्शन करवाऊंगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में एरर है इसमें, चलिए देखते हैं क्या एरर है। तो ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, थ्री ए बी और a माइनस बी, p माइनस 1, ठीक है, बराबर 100 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो ये बना p क्यूब माइनस 1 माइनस 3p स्क्वायर और प्लस का 3p, ठीक है, प्लस का 3p बराबर 100 का क्यूब, ठीक है। तो ये p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस का 3p माइनस 1, ये बनता है p माइनस 1 का होल क्यूब। इसका मतलब जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, यहाँ पे मिस्टेक थी एक, देखिए मिस्टेक क्या है वो बता देता हूँ। ये ब्रैकेट जो है यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है। इसका मतलब -1 जो है वो है तो स्क्वायर रूट में ही, लेकिन इस तरीके से ये वाला ब्रैकेट नहीं है उसमें, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना। तो दोस्तों इसकी वैल्यू, ठीक है, ये लास्ट में -1 आ ही जाएगा इधर,
तो इसकी वैल्यू जो है ये वाली आ रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 का क्यूब, तो क्यूब रूट ऑफ 100 का क्यूब, क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा तो आंसर आएगा 100, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत थी क्वेश्चन में, उसको करेक्शन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है, देखिए 75 में है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो उसके गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझना कि किसी संख्या को 13 से गुणा किया गया तो उसके गुणनफल में जो अंक आए वो कितने के, 9 के आए। अब वो कितने 9 हैं ये चीज़ हमें नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कोई भी जो 6 अंकों वाली संख्या होती है, कोई भी एक ही प्रकार के 6 अंकों से बनी संख्या, वो हमेशा 7, 11, 13, 37, 3 इनसे डिवाइड होती है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है कि 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 9 आते हैं, ठीक है। जब 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्या 13 से डिवाइड होगी और 13 से जो इस टाइप की, इस फॉर्म में जो संख्या डिवाइड होती है वो 6 अंकों वाली एक संख्या डिवाइड होती है, जिसमें 6 अंक जो हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। 6 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है न्यूनतम, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या में केवल जो 9 होंगे ये कितनी बार होंगे, 6 बार होंगे। कितनी बार होंगे, 6 बार, ठीक है। तो ये बन के आएगा x गुणा 13 बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 13 से इसको डिवाइड करोगे तो x बराबर हो जाएगा 13 सत्ते 51 में कितने बच गए यहाँ पे, 13 सत्ते 51 में कितना बच गया, 8, 89 हो गया। 89 का मतलब 13 6 78, 7 6 समथिंग बन रहा होगा, तो ऑप्शन डी में बन रहा है केवल 7 6 9 2 3, 7 6 9 2 3, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 7 के लिए भी बनता है कि सब अंक जो है वो 9 के प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखना 9 के अंक प्राप्त होंगे तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। हमें यहाँ पे जो 9 लेने होते हैं वो कितनी बार लेने होते हैं, 6 बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, देखिए वो कह के चल रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ जैसे 15 15 37 37 आदि लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तो इस रूप की कोई संख्या किस संख्या से सर्वदा विभाजित होती है, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे कोई संख्या है 23 23, एक संख्या 28 28 28, ठीक है। एक संख्या 313 313, ठीक है, 313 313 और ले लिए 519 519 519। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पेयर बनाने होते हैं पहले, चाहे वो 2 डिजिट का बने चाहे 1 डिजिट का बने। 2 डिजिट के पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट के 2 बन रहे हैं, 3 डिजिट के कितने बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो जितने पेयर बन रहे होते हैं उतने हम लगाते हैं 1, जितने पेयर बन रहे हैं उतने क्या लगाने हैं हमें, 1, ठीक है। और जितने डिजिट का पेयर बन रहा है उससे 1 कम 0 हम बीच में लगाते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट का पेयर बन रहा है तो 2 डिजिट से 1 कम 0, 2 से 1 कम 0, 1 0 कहाँ आएगी, बीच में। तो यहाँ पे 2 डिजिट का है, 1 0 बीच में। यहाँ पे 2 डिजिट के हैं तो 3 डिजिट का है तो 2 0 बीच में आएंगी। 3 डिजिट का है, 2 0 बीच में आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, और कोई एग्जाम्पल होता जैसे हैं 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4। तो यहाँ 4 डिजिट के जो पेयर बन रहे थे 3 2 1 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, तो 4 पेयर बन रहे थे तो एक एक के हम कितने लगा देते थे, 4 लगा देते। जितने डिजिट का पेयर बन रहा है उससे 1 कम 0, तो 3 डिजिट का 4 डिजिट का पेयर है तो 1 कम 0 कितनी हो जाएंगी, 3 0 हमें कहाँ लगानी होती हैं, बीच में। तो ये इसका क्या है, एक फैक्टर बन के आता है, गुणनखंड बन के आता है। क्या बन के आता है, गुणनखंड बन के आता है, एक फैक्टर बन के आता है, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड ये होगा। और कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से हमेशा विभाजित होती है।
ठीक है। यहाँ कह रहा है कोई भी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ, जैसे 15 15, 37 37, ये हो गया 23 23, लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। इस रूप की कोई भी संख्या किस संख्या से हमेशा विभाजित होती है? तो ध्यान रखना यहाँ पे उसका टारगेट 101 को लेकर है, अदरवाइज वो संख्या जो है 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी होती है और 13 से भी होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो देंगे सर्वदा विभाजित होगी, वो किससे होगी? 101 से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 77 और आई थिंक यहाँ 77 ही क्वेश्चन थे इसमें। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा ये नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब बात आती है संख्याओं के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। ठीक है, वो मैं कराने वाला हूँ, तो मैं देखिए। ठीक है, चलो, जैसे मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है, ध्यान देना। संख्याओं के प्रकार में संख्या जो होती हैं मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक और दूसरी होती है अवास्तविक। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को ही कहा जाता है काल्पनिक संख्या। क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स और अवास्तविक या काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब अवास्तविक संख्या जो होती हैं वो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर होता है, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, इस तरीके से ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? अवास्तविक संख्या। इन अवास्तविक संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के प्रकार की बात आती है तो वास्तविक संख्याओं के मूलतः 3 प्रकार लेके चलते हैं हम। तो पहला हो जाएगा पूर्णांक, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा प्राकृत संख्या और चौथा जो पार्ट होता है ना वो भिन्न में से निकल के आता है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो भिन्न तो तुम्हारे में टॉपिक है ही है, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको हम वहाँ पे रिपीट कर लेंगे, वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? तो ध्यान देना, जो अपने पास में नंबर लाइन होती है, ठीक है, जो अपने पास में नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा जो होती है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होती है। ठीक है, अगर इधर जाएं हम -1, -2, ठीक है, -3, -4 डॉट 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 इस तरीके से, तो यहाँ तो आता है नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ आता है अपने पास में पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा पूर्णांक। क्या कहलाएगा? पूर्णांक। ठीक है, मतलब अंक जो है वो पूर्ण होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अगर इसी ग्रुप को हम 0 से स्टार्ट कर दें, कहाँ से स्टार्ट कर दें? 0 से, तो ये कहलाता है तुम्हारा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर इसी ग्रुप को हम स्टार्ट कर दें 1 से, कहाँ से स्टार्ट कर दें? 1 से, तो ये कहलाता है तुम्हारा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। पूर्णांक को बोला जाता है इंटीजर। ठीक है, पूर्ण संख्या को बोला जाता है होल नंबर्स और प्राकृत संख्या को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये हमें ग्रुपिंग के साथ में अगर तुम इसको याद करते हो तो इजीली याद हो जाती है। इंटीजर या पूर्णांक किसे कहते हैं? नंबर लाइन पर जो 0 होता है बीच में, इधर क्या होंगे तुम्हारे? पॉजिटिव नंबर और इधर क्या होंगे? नेगेटिव नंबर। अंक पूर्ण होना चाहिए, संख्या पूर्ण होनी चाहिए अपने आप में, वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे पूर्णांक, इंटीजर कहलाएंगे। अगर वही ग्रुप 0 से स्टार्ट कर देते हैं हम पॉजिटिव की तरफ, तो ये कहलाता है तुम्हारा पूर्ण संख्या, और 1 से स्टार्ट कर देते तो ये कहलाता है तुम्हारा प्राकृत संख्या। ठीक है, अब जो बात आती है पूर्णांक, पूर्णांक जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो कहलाएगा तुम्हारा समपूर्णांक, इवन नंबर जिनको बोलते हो तुम, इवन इंटीजर कह सकते हैं, और दूसरा कहलाता है तुम्हारा विषम पूर्णांक। ठीक है, दूसरा क्या कहलाता है? विषम पूर्णांक। ठीक है, अब
सम संख्या दो के डिफरेंस पे होती हैं। जैसे 2 के बाद में कितना आता है 4, 4 के बाद में कितना आता है 6, 6 के बाद में कितना आता है 8। तो 2 से पहले अगर मैं जाऊंगा तो जो 0 होगा 2 कम करके, तो 0 भी क्या कहलाता है हमारा सम पूर्णांक क्या कहलाता है, ठीक है। 0 क्या कहलाता है सम पूर्णांक कहलाता है। विषम पूर्णांक जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं विषम पूर्णांक। सम का मतलब हो गया इवन नंबर और विषम का मतलब हो गया ऑड नंबर, ठीक है। ये हुआ तुम्हारे पूर्णांक की बात। अब जितने भी प्रकार पढ़ेंगे वो सारे के सारे किस में से निकल के आएंगे, प्राकृत संख्याओं में से। कौन कौन से, जैसे अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य की संख्या के बाद में भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या के बाद पढ़ेंगे हम सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और इसके बाद में भिन्न वाला पोर्शन रह जाता है तुम्हारा परमेय और अपरमेय। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगली बात आती है, यहाँ तक हो गया हमारा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बाद में प्राकृत संख्या जो होती है नेचुरल नंबर n, ये होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से। सबसे पहली बात आई इसमें अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को कहा जाता है रूढ़ संख्या। कौन सी, रूढ़ संख्या, मतलब प्राइम नंबर्स। क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। अब इनकी जो परिभाषा है वो ये है कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, या तो एक या फिर स्वयं मतलब सेल्फ के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। जैसे अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करता हूँ तो ये निकल के आई हमारी प्राकृत संख्याओं में से 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से ही निकल के आ रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक को ना तो भाज्य और ना अभाज्य, एक को ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य माना जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हुई वो कौन सी हुई, 2। 2 केवल 2 से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। 2 के बाद में 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद में 29 31 37 37 41 43 47, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 50 तक हो गई अपने पास में। कितनी हुई, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। तो पहला पॉइंट आया अपने पास में 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हुई, 15। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हुई, 15, ठीक है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो होती हैं अपने पास में कितनी, 25, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। और ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या होने के साथ साथ एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद में जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, विषम होती हैं। ये मोस्टली याद रखना तुम्हें। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। पूछ सकता है सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 ही होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 ही होगी, एनी और, ठीक है। चलिए ये हुआ अभाज्य संख्याओं वाला, ये पॉइंट्स थे वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगले पॉइंट की बात आती है कि अभाज्य संख्या है या नहीं कैसे पता लगाएं। जैसे मैं बात करता हूँ, कोई भी नंबर दे दिया 479, ठीक है, 4 7 11 9 20, ठीक है। 479 नंबर दे दिया। अब तुमको ये पता लगाना है कि ये 479 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 419 से तुरंत पहली कि जस्ट पहली पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो 479 से जस्ट पहली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 420 का स्क्वायर हो जाता है, 21 का स्क्वायर 441 हो जाता है, 22 का स्क्वायर 484 हो जाता है। तो 484 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, तुरंत पहली पूर्ण वर्ग संख्या 441। अब इस 441 का तुम्हें निकालना है वर्गमूल। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो सीधा सीधा सा 21 का वर्ग निकाल रहे थे, तो ये कितना आ जाएगा, 21। क्लियर। अब 21 से लेकर 21 20 19 18 17 16 15 21
15, 14, 13, ठीक है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जो वर्गमूल निकाला है हमने, पहली कंडीशन क्या थी कि 479 जो संख्या दी हुई है उससे तुरंत पहले क्या निकालनी है हमें, पूर्ण वर्ग संख्या, फिर उसका क्या निकालना है, वर्गमूल, और उस वर्गमूल लेने के पश्चात वापस से रिवर्स में हमें 1 तक संख्या लिख देनी है। अगर ये 479 इनमें से किसी से डिवाइड हुई तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर डिवाइड नहीं होती है तो ये अभाज्य संख्या डेफिनेटली होगी। ठीक है, चलिए देखिए आगे। इसमें एक पॉइंट और बताऊंगा अभी कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या कंडीशन है उसकी, बहुत चीज़ समझना। चलो 21, एक भाजकता के नियम। सबसे पहले बात है भाजकता के नियम, अगर तुम्हें याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए 21 का मतलब होता है 7 गुणा 3, 7 और 3 दोनों की दोनों सहभाज्य संख्या होती हैं, और भाजकता का नियम हमें पता है। 3 की भाजकता का नियम क्या कहलाता है, इससे वही संख्या डिवाइड होगी, इस 21 से वही संख्या डिवाइड होगी, 21 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 7 और 3 से होगी। ठीक है, तो 3 की भाजकता का नियम चेक करना हमारे लिए आसान है। अंकों को जोड़ दो, अगर 3 से डिवाइड हुई तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4, 7, 11 और 9, 20 3 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो 21 खत्म। अब जहाँ पे 3 के मल्टीपल आ रहे होंगे वहाँ किसी से नहीं होगी ये संख्या, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं है, तो 18 से नहीं होगी क्योंकि अंकों का योग 20 आ रहा है, और 20 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 15 से नहीं होगी। ठीक है, 12 से नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, और 3 से नहीं होगी। तो ये तो मामला खत्म हुआ। दूसरी बात, ये संख्या कैसी है अपने पास में, विषम। तो विषम संख्या कभी भी सम संख्याओं से डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये खत्म होगा। सॉरी 17 नहीं, ये खत्म हो गया 20। ठीक है, 16, 14 खत्म हुआ, 10 खत्म हुआ, 8 खत्म हुआ, 4 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ। तो हमने एक चीज़ सीखी यहाँ पे कि जब भी हम अभाज्य संख्याओं की जांच कर रहे होंगे तो अगर वो सम है तो अभाज्य होगी नहीं, अगर वो विषम है तो अभाज्य हो सकती है। इसका मतलब हमें सम संख्या वालों से डिवाइड करने ही नहीं थे। तो हम डिवाइड कितने से करते कि भाई 21, 19, 17, ठीक है, 11, 13 और जो संख्या बच रही है 7, 9, इनसे हम चेक करते। बात आई समझ में? मतलब अगर 479 की अभाज्य संख्या है, इसका अगर हमें पता लगाना है तो केवल और केवल उससे यहाँ से जिसका वर्गमूल लेने के पश्चात 21 आया, इससे छोटी केवल और केवल विषम संख्या लेनी है, क्योंकि सम संख्या से तो वो डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि विषम संख्या है वो ऑलरेडी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लास्ट में बताया तुम्हें। चलिए पहले बता देता तो इस तरीके से फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अब बची कौन कौन सी, 19, 17, 11, 13, 7, 5, 5 से डिवाइड हो जाएगी क्या, नहीं होगी, इकाई स्थान पर 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, 7 के लिए अगर हम बात करें तो कैसे भी, अगर तुम भाजकता के नियम से चेक करते हो तो भाजकता के नियम से चेक कर लो। ठीक है, डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड करके देख लो। तो ये हो जाएगा 7 6 42, कितना बच जाएगा 5, 59 खत्म। 7 11 से डिवाइड करें, 11 चौक 44, कितना बचा 3, ये भी खत्म। 13 से डिवाइड करें, 13 तिया 39, कितना बच गया 89, इससे भी नहीं होगा। 17 से डिवाइड करें तो 17 की भाजकता का नियम, 17 से डिवाइड कर रहे हैं हम, एक बार भाजकता का नियम भी लगा के बता देता हूँ। तो 17 की भाजकता का नियम था हम इकाई अंक का 5 गुना घटाते हैं। ठीक है, तो 479 में से 9 पंजे 45 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, 2 17 से डिवाइड नहीं होता। और 19 की भाजकता का नियम था इकाई अंक का 2 गुना करके हम जोड़ते हैं। तो 9 का 2 गुना 18 अगर इसमें जोड़ता हूँ तो 47 और 18 कितना हो जाएगा 8 7 15 हासिल 1, 5 और 1 6, 65 नहीं होता 19 से भी। अब इसका मतलब ये किसी भी संख्या से जब डिवाइड नहीं हुआ है तो ये अभाज्य संख्या होगी ही होगी। ठीक है, चलिए अब ये एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को समझा दिया। एक क्वेश्चन में अगला लेके चल रहा हूँ इसी तरीके से। तुमसे पूछ लिया कि 521 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 521 से जस्ट पहली वाली पूर्णवर्ग संख्या निकालो। 521 के बाद में पूर्णवर्ग जो संख्या आती है 484 हुई पहली वाली, 484 22 का होता है और 23 का हो जाता है, 529 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये किससे करनी है, 22 से छोटी वाली, और सम संख्या हमें लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी, वो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। तो 22 से पहले कौन सा बचा 21, 21 से डिवाइड होता है क्या, ये 5 और 2 7, 7 और 1 8, 21 से नहीं हो रहा तो 3 वाले मल्टीपल भी खत्म हो जाएंगे। 21 से नहीं होगा, ठीक है, 20 से नहीं होगा, सम संख्या लेनी नहीं है। 19 की भाजकता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक का कितने गुना करके 2 गुना करके जोड़ना होता है। अगर मैं इकाई अंक 1 का 2 गुना जोड़ता हूँ 54 होता है, 54 से डिवाइड 19 54 से डिवाइड नहीं होता है। 19 से नीचे फिर आए 18 से नहीं होगा। ठीक है, 17
17 आए, 17 के लिए इकाई अंक का 5 गुना घटाते हैं, तो 1 का 5 गुना कितना होगा 5, 52 में से 5 घटाऊंगा 47, 47 डिवाइड नहीं होता है, तो 17 खत्म, 17 से डिवाइड नहीं होगा, 16 से करना ही नहीं था, 15 से होगा ही नहीं क्योंकि अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 14 के लिए 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 7 49 बच गए, 3 31 नहीं होता, तो 14 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 14 से तो करना ही नहीं था, सम संख्या है। 13 की अगर बात करूँ, 13 के लिए हम इकाई अंक का कितने गुना करते थे, 4 गुना जोड़ते थे, 1 का 4 गुना 4, ठीक है, 4 गुना इसमें जोड़ूंगा 56 हो जाएगा, 56 13 से डिवाइड नहीं होता, तो 13 से भी नहीं होगा, 12 से होगा नहीं, 11 से अगर देखें हम तो 11 चौक 44 कितना बच गया भाई, 6 61 हो गया, 11 से भी नहीं हुआ, 10 से चेक नहीं करना है, 9 से होगा ही नहीं क्योंकि अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, 8 के लिए करना ही नहीं है सम संख्या, 7 के लिए 7 से डिवाइड पहले ही नहीं था जब 14 के लिए चेक कर रहे थे, ठीक है। 6 से होगा ही नहीं सम संख्या है, 5 से होगा ही नहीं, इकाई का अंक नहीं है, इसका मतलब 4 से होगा नहीं, सम संख्या नहीं है ये, 3 के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, 2 से होगा ही नहीं। इस तरीके से चेक करना, स्पीड अपने आप आएगी। इसका मतलब 521 जो है वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। बात समझ में आई? चलिए अगली बात इसमें आती है अभाज्य संख्या। हाँ, मैं कह रहा था 5 या 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी, जैसे 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से 5 या 5 से बड़ी जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 6n ± 1 की फॉर्म में होती ही होती हैं, ठीक है। या तो 6n + 1 होगी या 6n - 1 होगी। यहाँ पे n जो है वो है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। क्या है? नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 6 एकम 6, 6 + 1 7 अभाज्य संख्या होती है, 6 - 1 5 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इस तरीके से हम पुट करते हुए जाएंगे। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फॉर्म वाली सभी अभाज्य संख्या होंगी, मैं ये कह के चल रहा हूँ 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या इस फॉर्म में होंगी ही होंगी। वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है 5 7 11 13 17 19, मतलब 5 या 5 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो निम्न में से किस रूप में हो सकती हैं। तो ध्यान रखना 6n ± 1 की फॉर्म में वो संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अगली बात आती है इसमें, ये अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य के बाद में भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कैसे कह रहे थे हम, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या स्वयं मतलब सेल्फ और अन्य, इन दोनों से कैसी होती हैं, विभाज्य हैं, विभाजित होती हैं, ठीक है। तो वो संख्या क्या कहलाएगी, तुम्हारी भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या को ही कहा जाता है संयुक्त संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है इसको कंपोजिट नंबर, ठीक है। वो संख्या जो स्वयं और अन्य से विभाजित होती हैं भाज्य या संयुक्त संख्या कहलाती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या कौन सी होती है, 4। 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड होती है और 4 से भी डिवाइड होती है, ठीक है। इसके बाद में रह जाता है तुम्हारा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। ये भाजकता के नियम में भी मैंने क्लियर करवाया था। वे संख्याएं जिनका HCF, वे दो संख्याएं जिनका HCF कितना प्राप्त होता है, 1, क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 9, ठीक है। इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भाजकता के नियम में करवा दिया था मैंने डीपली। चलिए अब बात आती है परमेय और अपरमेय। परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय। परमेय की संख्या की परिभाषा सब जानते हो, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए वो आगे बताऊंगा, ये यही बता देता हूँ। अगर Q बराबर 0 के हो गया तो P/0 होगा, P/0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगर यहाँ पे Q बराबर 0 के रख दिया तो P/0 क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। और 0/P क्या कहलाता है, 0, ठीक है। 0/P क्या कहलाता है, 0, ठीक है। जीरो बटे P क्या रहेगा हमेशा, 0, ठीक है। चलिए अपरमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं होता है। हमें ये पहचान में आना चाहिए कि परमेय और अपरमेय संख्या होती कौन सी है। मतलब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है पहचान वाला। कौन सा है, पहचान, कि परमेय कौन सी होगी और अपरमेय कौन सी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना
कि P बटे Q के रूप में हर एक संख्या लिखी जा सकती है, उसके नीचे एक लगाया जा सकता है, कोई भी संख्या हो, लेकिन यहाँ पे जो शर्त है वो ये है कि P और Q बोथ दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होना अनिवार्य है। और पूर्णांक का मतलब होता है अंक पूर्ण होना चाहिए और नंबर लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, तुमको बोल दिया पाई कैसे बटे 1 लगा सकता हूँ, पाई पर में होगी या अपर में। ठीक है, तो ये एक तो इंटीजर है, एक पूर्णांक है, संख्या रेखा पर आता है, लेकिन पाई नहीं आता है, तो ये कहलाएगी तुम्हारी अपर में, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर वो 22/7 की बात करता है तो 7 भी पूर्णांक है, 22 भी पूर्णांक है, तो ये कहलाएगी तुम्हारी पर में। ठीक है, अगर वो तुमसे पूछ ले 1/√3 तो एक पूर्णांक है, लेकिन √3 जो है वो अपनी नंबर लाइन पे नहीं आता है, तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी अपर में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, पर में कौन सी होती है और अपर में कौन सी होती हैं। जितने भी सिंबल होते हैं, पाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये जितने भी सिंबल होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, अपर में, क्योंकि नंबर लाइन पे नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है तुम्हारा स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, जातीय मान डिजिट वैल्यू। स्थानीय मान जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 3281.57, तो स्थानीय मान सब जानते हो कि इकाई वाले अंकों को हम 1 से गुणा करते हैं, दहाई वाले अंकों को दहाई से गुणा करते हैं, 10 से, सैकड़ा वाले अंकों को हम 100 से गुणा करते हैं, 8 को हम गुणा करेंगे 1000 से, 2 को गुणा करेंगे हम 10,000 से। ठीक है, 3 को गुणा करेंगे हम 10,000 1,00,000 से। ठीक है, ये स्थानीय मान कहलाता है। जातीय मान 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी अंक का जातीय मान उसका स्वयं का आंकिक मान होता है। ठीक है, जैसे 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है किस तरीके से, 3287 में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या है, अंतर क्या है, गुणनफल क्या है, इस तरीके से। अगर 2 की बात करूं मैंने बोल दिया 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान कौन सा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 200, जातीय मान 2, कितना हो जाएगा 198। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब रह जाता है इसमें तुम्हारा इकाइयों को परिवर्तित करना, ml को लीटर में, मीटर को सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, उस पर एक स्पेशली वीडियो आएगी। यहाँ पे ये जो नंबर सिस्टम का पोर्शन था वो होता है कंप्लीट। उसके लिए जो बता रहा हूँ मैं, वैल्यू चेंज करना, आपस में यूनिट्स चेंज करना, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें साथ में।